इस वीडियो में हम संख्याओं की गिनती और परिचय के बारे में सीखेंगे। आकार, माप सभी गणित का एक हिस्सा है। हालांकि जब हम गणित के बारे में सोचते हैं तो संख्याएं पहली याद आती है ना? इसलिए संख्याओं का पहला महत्वपूर्ण चरण गिनती है। हम ये आनंदपूर्ण तरीके से कैसे सिखाते हैं? खेलो और सीखो, करो और समझो के साथ, जैसे यहाँ देख सकते हैं। हम सभी जानते हैं एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तावित विषयों को, जो प्राथमिक कक्षा के लिए है। गिनती का पहला चरण वस्तुओं की उपस्थिति और अनुपस्थिति ये है। गिनती के लिए कुछ मौजूद होना जरूरी है ना? किसी चीज की अनुपस्थिति मतलब यह है कि शून्य की शुरुआत है या शून्य की अवधारणा की शुरुआती समझ है। गणित विषय में शून्य की अवधारणा समझना थोड़ा जटिल माना जाता है, क्योंकि यह एक अमूर्त अवधारणा है। हालांकि छोटी उम्र से इस विषय को सिखाना, शायद पहली कक्षा से, बच्चों के लिए यह बहुत आसान बना देगा, यह हम मानते हैं। जैसे वो उच्च कक्षा में जाएंगे, उनके लिए यह आसान होगा। एक और अवधारणा जो हम सीख रहे हैं वह है मात्राओं की तुलना। बच्चे जिन्होंने गिनती नहीं सीखी, वो तुलना कैसे कर सकते हैं? तो वो करेंगे अवलोकन की सहायता लेकर। जब अवलोकन के साथ तुलना करना संभव नहीं है, तो वे गिनती की आवश्यकता समझते हैं। जब दो मात्राओं का अनुमान लगाना मुश्किल साबित होता है, तो उन्हें एक अन्य प्रकार की सहायता की आवश्यकता होती है। तब है कि हम गिनती की विधि सिखाना शुरू करते हैं। इस समय पर हम मौखिक गिनती सिखाना शुरू करते हैं, यानी मौखिक संख्या के नाम। वे अनुक्रम में एक एक कर अंक और संख्या सीखेंगे। इसके साथ ही हम एक और अवधारणा सिखाते हैं, जो है मात्रा का संरक्षण। यहाँ हमारे पास है वर्ड काउंटर, कुछ रंगीन वर्ड काउंटर जो हम गिनती के लिए उपयोग करेंगे, और कुछ पीले क्यूब्स, इनका उपयोग भी गिनती के लिए किया जाएगा। संख्या माला और कपड़े की क्लिप्स, हम वीडियो में आगे इनका उपयोग करने के तरीके पर ध्यान देंगे। और फिर एक क्यूब को बॉक्स के रूप में उपयोग करते हैं, और कुछ अलग अलग आकारों वाली भिन्नों की पट्टियों को भी यहाँ इस्तेमाल किया जाएगा। इनके अलावा अपनी रचनात्मकता के साथ आप किट से विभिन्न चीजों का उपयोग कर सकते हैं, या फिर रोजमर्रा की वस्तुओं का उपयोग कर सकते हैं। शुरुआत करने के लिए आइए हम उपस्थिति और अनुपस्थिति पर ध्यान देते हैं। ये शायद बड़ों के लिए आसान लगेगा कि ये बच्चों को आसानी से सिखाया जा सकता है। हालांकि हम जानते हैं कि शून्य के बारे में सीखना बच्चों के लिए कठिन है। इसे खेलों से कैसे सिखा सकते हैं? जब हम छोटे थे, हम एक खेल खेलते थे। मैं इसे दिखाऊंगी। क्या आप मुझे बता सकते हैं ये क्या है? एक वर्क काउंटर है ना? अब मैं इसे एक हाथ में रखूंगी और आपको अनुमान लगाना है किस हाथ में है। इस तरह से शिक्षकों को बच्चों को दिखाना है। साथ ही एक छोटा गीत, काकुम कुकुम ये किस हाथ में है? काकुम कुकुम ये किस हाथ में है? क्या इस हाथ में है? हाँ, यहाँ है, इस हाथ में है। बहुत अच्छे। इस हाथ में क्या है? यहाँ तो कुछ भी नहीं, यह हाथ तो खाली है। क्या हम इसे फिर से करेंगे? मुझे बताओ कि किस हाथ में है?
क्या आपने इसमें कहा? नहीं, यह तो खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है ना? तो इस तरह आप बच्चों के साथ खेल सकते हैं या वे अपने बीच में अपने खाली समय के दौरान या शिक्षक आने से पहले खेल सकते हैं और कभी-कभी वे इसे दोनों हाथों में पकड़ सकते हैं और कह सकते हैं कि कोई खाली नहीं। इस मजेदार तरीके से खेलेंगे और सीखेंगे भी। जब कक्षा में खाली समय होता है या शिक्षक मौजूद नहीं है, तो बच्चे ये खेल खेल सकते हैं। एक बार सिखाने के बाद वे मजे से खेलेंगे। जब वे बार बार इसके बारे में बात करते हैं, तब वे उपस्थिति और अनुपस्थिति की अवधारणा को समझेंगे। यह टीएलएम का उपयोग करके कैसे सिखाएंगे? उदाहरण के लिए, हमारे पास एक बॉक्स है। अब सभी अपनी आंखें बंद करें। मैं इस बॉक्स में कुछ डालूंगी। क्या आप मुझे बता सकते हैं ये क्या है? मैंने इस बॉक्स में कुछ डाला है। बताइए क्या है? वर्क काउंटर है ना? बहुत अच्छे। अब मैं इसे दूर रखूंगी। अब कुछ और डालूंगी। मुझे कुछ शोर करने दो और इसे अंदर डालने दो। ठीक है? क्या आप मुझे बता सकते हैं इसमें क्या है? अब आंखें खोलो। इसमें कुछ भी नहीं है। ये खाली है। सही है ना? इस प्रकार टीएलएम की मदद से आप उपस्थिति और अनुपस्थिति की अवधारणा को सिखा सकते हैं। यह एक सरल मजेदार गतिविधि है। इसमें कुछ लिखना नहीं है। तो इस तरीके से इसे शून्य अवधारणा की नींव माना जाता है और यह बच्चों को बार बार मजेदार तरीके से सिखाया जा सकता है। अब हम उपस्थिति और अनुपस्थिति की अवधारणा पर चर्चा कर रहे हैं, दो चीजों की मदद से, बोर्ड और टीएलएम। आइए देखें इसे कैसे सिखाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यहाँ दो बैग्स हैं। यह एक बैग है और यह एक बैग है, जैसा हमने पहले देखा था। अब हम इसमें कुछ चीजें डालेंगे। मैं इसे पानी में डुबाऊंगी और इसे यहाँ रख दूंगी। इन दो थैलियों में कौन सी वाली में कुछ वस्तु है? इसमें। ठीक है, इस बैग में वस्तुएं हैं। क्या इस बैग में कोई वस्तु है? नहीं, इसमें कुछ भी नहीं, यह खाली है। अब आप बच्चों को बुलाकर पूछ सकते हैं कि कौन सी थैली खाली है। उन्हें खाली थैली की ओर इशारा करने को कहो। कौन सी वाली में वस्तुएं हैं और कौन सी खाली है, ये उन्हें दिखा सकते हैं। यह उपस्थिति और अनुपस्थिति का प्रदर्शन है। बच्चों को यह समझाने के लिए आप विभिन्न उदाहरणों या चित्रों का उपयोग कर सकते हैं। ऐसा होने के बाद अगला चरण वस्तुओं की तुलना है। वस्तुओं की तुलना कैसे कर सकते हैं? इस वर्ग के लिए, ग्रेड 1 और 2 के बच्चों के लिए, आइए हम कुछ वस्तुएं लेते हैं। कुछ वर्गाकार काउंटर लिए हैं। यहाँ एक और यहाँ दूसरा समूह। मैं बच्चों से पूछूंगी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कौन सा ज्यादा है? क्या आप मुझे दिखा सकते हैं कि किस समूह में अधिक वर्ग काउंटर है? हमने अधिक और कम सीखा है ना? हाँ, यह अधिक है। बहुत अच्छे। और इसमें कम है। इसी तरह से इसमें भी किस ग्रुप में कम क्यूब्स है, मुझे बताओ। इस ग्रुप में कम है और इसमें ज्यादा है। आप देख के ही बता सकते हैं, है ना? बहुत अच्छे। उसी पद्धति से हम एक और टीएलएम का उपयोग करेंगे। अब इन पर एक नजर डालें। क्या यहाँ अधिक है या यहाँ अधिक है? किस में अधिक है? ये वाला, सही। यह कम है। इसे देखकर आसानी से पता लगा सकते हैं। ये अधिक है और ये कम है। बहुत बढ़िया। अब तक हमें कोई समस्या नहीं हुई, क्योंकि एक बहुत अधिक था और दूसरा स्पष्ट रूप से कम था।
हम इसे एक सरल अवलोकन के साथ आसानी से हल कर सकते हैं। ये कठिन नहीं था, है ना? लेकिन अब मैं आपको दो अन्य तरीके दिखाऊंगी। अवलोकन करें। यह एक समूह है और यह दूसरा समूह है। यहाँ जब मैं बच्चों से पूछती हूँ तो वे क्या कहेंगे? कुछ कहेंगे कि इसमें ज्यादा है और कुछ कहेंगे ये ज्यादा है, क्योंकि ये एक दूसरे से बहुत दूर रखे हैं। यह एक बड़ी सीमा में है और इसलिए यह समूह बड़ा लगता है। इसमें ज्यादा है। इस समूह में वर्क काउंटर अधिक है और इसलिए यह समूह बड़ा है। अब यहाँ क्या हुआ? अवलोकन विफल रहा, गलत हुआ, है ना? इसलिए उपयोग करने की ये विधि उपयुक्त विधि नहीं है। अगर हम इन्हें नजदीक रखते हैं, मैं थोड़ा ज्यादा लूंगी। अब बता सकते हैं? नहीं, क्योंकि इन दोनों में बहुत अंतर नहीं है। बच्चों को पता नहीं है कि कैसे गिनती करनी है। हमने अभी तक उन्हें गिनती नहीं सिखाई, इसीलिए वे बता नहीं सकते। ये दोनों उन्हें समान लगते हैं। अन्य वस्तुओं का उपयोग करके हम उन्हें ये सिखा सकते हैं। आइए देखते हैं। इन्हें पास रखते हैं। अब कौन सा ज्यादा और कौन सा कम है, वे बता नहीं सकते। यह समूह बिखरा हुआ है और इसे बारीकी से जोड़ा है। उनकी गिनती करने से ही पता लगा सकते हैं। इसी तरह जब आप संख्या माला के बीच कपड़े सुखाने के क्लिप डालते हैं तो अवलोकन द्वारा अनुमान लगाना बच्चों के लिए मुश्किल होगा। इस स्थिति में क्या किया जा सकता है? हमें अगली अवधारणा का उपयोग करना होगा। जब ऐसी कठिनाइयाँ और जटिलताएं आती है, तब हमें एक से एक मेल लगाने का परिचय करना होगा। मतलब एक को दूसरे से जोड़ना। यदि दो मात्राएं हैं, पता लगाने के लिए कि कौन सा अधिक और कौन सा कम, एक को दूसरे के साथ मिलाएं, निरीक्षण करें। अगर हम पहले लिए हुए उदाहरण की तरफ दोबारा जाएं, मैं इनकी गिनती नहीं करूंगी क्योंकि हमने अभी उन्हें गिनती नहीं पढ़ाई। मैं इस तरह से इन्हें रखूंगी और बच्चों को लगेगा कि इसमें ज्यादा है। तो अब इन काउंटरों को इस तरीके से व्यवस्थित करें। इस तरीके से हम उन्हें एक के नीचे एक और इन्हें भी एक के नीचे एक रखेंगे। अब एक वर्क काउंटर को यहाँ से लेंगे और एक को यहाँ से। इसी तरह सभी को ऐसे ही मिला लेंगे। अब इस वर्क काउंटर के साथ कोई नहीं है, तो इस समूह में ज्यादा है, तो यह वर्क काउंटर ज्यादा है। व्यवस्थित करने के इस पैटर्न को एक से एक का मेल लगाना कहते हैं, जो एक दूसरे से जुड़ रहे हैं और एक दूसरे के साथ तुलना कर रहे हैं। क्या हमें यहाँ वस्तुओं को गिनना था? नहीं, हम अभी गिनती नहीं कर रहे हैं। हमने गिनती के बिना वस्तुओं की तुलना की है कि कौन सी अधिक है और कौन सी कम है। इसी तकनीक का उपयोग इनके साथ भी किया जा सकता है। अब इन्हें इस तरीके से रखें। अब इन्हें क्रमबद्ध करें एक दूसरे के नीचे। अब अगला काम क्या करें? एक बच्चे के लिए इसे दोनों हाथों से व्यवस्थित रूप से करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसलिए एक बच्चे को यहाँ खड़ा करें और दूसरे को वहाँ। एक तरफ एक छात्र, इस तरफ दूसरा छात्र। एक बच्चा इस तरफ से रखे और दूसरा बच्चा दूसरी तरफ से रखे। इसी तरीके से उन्हें ये सारे क्यूब्स रखने हैं। और अंत में आपके हाथ में कुछ बचा है? नहीं। आपके हाथ में कुछ है? नहीं। आप दोनों ने सही व्यवस्था की है। तो किसके पास अधिक है? किसी के पास ज्यादा नहीं, किसी के पास कम नहीं। दोनों के पास समान मात्रा थी। दोनों के पास बराबर मात्रा थी। बराबर का हिस्सा दिखाने के लिए तुलना भी इस तरह की जा सकती है। इसे एकैक संगति कहा जाता है। आइए इस संख्या माला का उपयोग करके एक उदाहरण देखें। शिक्षक कृपया अवलोकन करें।
दूसरा उदाहरण दिखाते समय तो संख्याओं के बीच का अंतर कम होना जरूरी है। मतलब बच्चों को अवलोकन विधि द्वारा उत्तर देने में सक्षम नहीं होना चाहिए। अब इस विशेष उदाहरण में मैंने इन दोनों क्लिपों को एक दूसरे से दूर रखा है, जिनके बीच में एक गैप है। तो अवलोकन करते समय ये बड़ा दिखता है, तो मैं बच्चों को पूछूंगी कौन सा बड़ा है। वे कहेंगे ये या वो। हम एक संगति का उपयोग करके इसे कैसे सिखाएंगे? इसे इस तरह व्यवस्थित करें। यहाँ एक मनके को दूसरे के साथ रखा जाए, अब दूसरे को इसी तरह से, अब इनको एक के साथ रखें। अंत में देखिए ये मनका शेष है। फिर देखें, इस मनके के लिए ये है, इस मनके के लिए ये, हर एक के साथ दूसरा मिला लिया है। हर एक की जोड़ी है, पर इस मनके के साथ कोई नहीं, यहां मनका नहीं है। तो इस समूह में अधिक मनके हैं या यह हिस्सा अधिक है। अब मैं उसी उदाहरण को एक अलग तरीके से दिखाऊंगी। इसका निरीक्षण करके ही आसानी से उत्तर दिया जा सकता है। फिर भी हम इन्हें एक साथ रखें। ये मनके अधिक है, बहुत सारे मनके अधिक है। बच्चों को यह अपने आप एहसास होगा और वो बोलेंगे, ओ, इतने मनके अधिक है, तो कितने मनके अधिक है? वे पूछेंगे। अब हमें क्या करना है? कितने मनके यहाँ अधिक है? इस समय हमें गिनती आवश्यक है। इस तरह कदम दर कदम हमें बच्चों को गिनती का परिचय करना चाहिए। यह हमारे तरीकों का उद्देश्य है। तो सीधे 1 2 3 सिखाने के बजाय उपस्थिति और अनुपस्थिति के साथ शुरू करना, गिनती की आवश्यकता दिखाने के साथ बाद में यदि आप गिनती सिखाते हैं तो वे कदम दर कदम सीखेंगे और संतुष्ट भी होंगे। अब तक हमने सीखा कि तुलना कैसे करें। आइए देखें कि बोर्ड पर वही काम कैसे करें, बच्चों को इसमें शामिल करके। आइए देखें। हम यहाँ 2 समूह बनाएंगे और इन समूह में इन वर्क काउंटरों को चिपकाएंगे। हमने अभी तक बच्चों को गिनती नहीं सिखाई है, इसलिए वे गिनती के माध्यम से कम या ज्यादा की तुलना नहीं कर पाएंगे। उन्हें अवलोकन का उपयोग करके इसका उत्तर देना है। दोनों में से किस में ज्यादा है? जब मैं पूछूंगी तो बच्चे मुझे ये समूह दिखाएंगे, है ना? क्योंकि यह समूह स्पष्ट रूप से अधिक मात्रा दिखाता है। यह केवल सही ढंग से देखने से अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन इससे एक कदम आगे बढ़कर मैं एक और तरीका दिखाऊंगी। अवलोकन करें। अब मैंने यहाँ कुछ वस्तुएं रखी हैं। और जब आप बच्चों से इन समूहों की तुलना करने के लिए कहते हैं तो वे किसको दिखाएंगे? हमने इसे पहले भी देखा है। यहाँ भी ध्यान दें। संभव है कि बच्चे इस ओर इशारा कर सकते हैं या शायद यहाँ भी आप कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अभी भी ये गिनती नहीं कर सकते। तो उन्हें जहाँ लगे वहाँ वे इशारा कर सकते हैं। मतलब यहाँ अवलोकन विधि काम नहीं आई। तो क्या किया जा सकता है? एक संगति अवधारणा का उपयोग किया जा सकता है। चलिए देखते हैं। यह एक है,
चलो इनको एक दूसरे से दूर रखते हैं। अब इस समूह के एक को दूसरे समूह के एक से जोड़ते हैं। इसी तरह जोड़ते रहे हर एक को। इस वर्क काउंटर की कोई भी जोड़ी नहीं है तुलना करने के लिए। यहाँ इतने सारे वर्क काउंटर है और यहाँ इतने सारे वर्क काउंटर है। अब इन सब की एक एक जोड़ी है पर इस वाले की नहीं। तो इस समूह में अधिक वर्क काउंटर है, सही है? यह एक संगति है, एक का दूसरे के साथ जुड़ना और तुलना करना। आपने यहाँ देखा है जिस तरह से हमने एक दूसरे के साथ मेल किया है। अब अगर इनको इस तरीके से रखे तो क्या होगा? मैं अब इसको दूसरे के साथ रखूंगी, एक इस समूह से लूंगी और दूसरा दूसरे से। इस तरह जब हम इन्हें एक साथ रखते हैं, अंत में किस समूह में ज्यादा है? एक यहाँ शेष है, इसीलिए इस समूह में ज्यादा वस्तु है। बच्चे ये स्पष्ट रूप से समझेंगे इस तरीके से। इस तरह के प्रयोगों से जहां वर्क काउंटर को हमने पानी में डुबाकर यहाँ चिपकाया, शिक्षकों को बच्चों को यहाँ बुलाकर उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए ये प्रयोग करने के लिए। ऐसा करने से बच्चों को बोर्ड के पास आने, वस्तुओं को छूने, उनका उपयोग करने का शानदार अनुभव मिलेगा और वे अच्छी तरह से इसे समझेंगे और सीखेंगे। अब हमें केवल एक के बजाय कुछ और वस्तुएं दें। उदाहरण के लिए हम इसमें कुछ और जोड़ देंगे। ओह, यहाँ बहुत सारे शेष है। कितने? कितने सारे शेष है? कितने का उत्तर एक संख्या होगी, क्योंकि बच्चे अभी भी गिनती नहीं जानते हैं। वो कहेंगे बहुत सारे, पर बहुत सारे यानी कितने? अभी हमें गिनना पड़ेगा, अभी हमें गिनती सीखनी होगी। इस तरह से हम उन्हें गिनती सिखाने तक ले जा सकेंगे। कक्षा में पढ़ाते समय प्रत्येक अवधारणा को निरूपणात्मकता के साथ किया जाना आवश्यक है। यहाँ मैं एक एक करके इसके बारे में बोलूंगी और दिखाऊंगी। उपस्थिति और अनुपस्थिति से शुरू कर हम आगे बढ़ते हैं। क्या हम एक बॉक्स तैयार करेंगे? यह एक बॉक्स है। मैं और एक बॉक्स बनाऊंगी, 2 बॉक्सेस। अब मुझे आपके पसंद की चीजें बताएं। हम इनसे एक बॉक्स भर लेते हैं। क्या हम इनमें खिलौने भरें? क्या हम इसमें कुछ गेंद डाल दें? यहाँ एक कार भी है, ठीक है? आपको जो पसंद है वो आप इसमें डाल दें। अब कौन सा बॉक्स भरा हुआ है? कौन से बॉक्स में खिलौने हैं? इस वाले में खिलौने हैं। और इसका क्या? इसमें अभी कुछ भरा हुआ नहीं है, इसीलिए अभी ये बॉक्स खाली है। इस बॉक्स में कुछ नहीं है। क्या ये खाली है? नहीं, इसमें खिलौने हैं। ये वाला खाली है, इसमें कुछ नहीं है। इसी तरह विभिन्न चित्र हम बना सकते हैं। तुलना और एक एक संगति कैसे दिखा सकते हैं? उन्हें 2 मात्राओं की तुलना करने को कहें। उन्हें 2 वृत्त बनाने को कहें। कोई भी आकृति ठीक है। अब उन्हें ये भरने को कहें। आप इसमें क्या भरेंगे? आपको इसमें कुछ वस्तुएं भरनी है।
क्या हम इसे गेंदों से भर दें? काफी सारे। हम नहीं जानते कितने, पर मैं यहाँ कुछ गेंद भरूंगी। वे इनमें रंग भी भर सकते हैं। उन्हें थोड़ा वक्त दे और रंगों से भरने दे। और फिर गेंदों के साथ हम खेलने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? हम गेंद के साथ बल्ले का उपयोग करते हैं, है ना? मुझे यकीन है कि प्रत्येक ने इसे अलग तरीके से किया होगा। अब आपने बनाए हुए चित्र में गेंदें ज्यादा है या बल्ले, या वे समान है? उन्हें पूछे, वे इसे देखेंगे और जवाब देंगे। जांचे कि क्या उनका जवाब सही है। उन्हें एक रेखा खींचने को कहें, एक गेंद और एक बल्ले के बीच में। ऐसे ही हर एक गेंद को एक बल्ले से वे मिलाएंगे। अब हर एक बल्ले को एक गेंद से मिला लिया। हमने रेखाएं खींची और इनको मिला लिया। अब इतने सारे गेंद शेष हैं, इसीलिए गेंदें बल्लों से ज्यादा है। बल्लों की तुलना में गेंदें अधिक है। जो चित्र उन्होंने बनाए हैं वो अलग हो सकते हैं। बल्ले अधिक हो सकते हैं या फिर गेंद। इस तरह से तुलना हम दिखा सकते हैं। अब मात्रा के संरक्षण के अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। माँ अपने बच्चों में सेब के टुकड़े समान विभाजित करना चाहती है। वो उसे 2 बराबर हिस्सों में काटती है। एक आधे को वास्तव में छोटे टुकड़ों में काटती है और एक बच्चे को देती है, और वो दूसरे बच्चे को वह दूसरे आधे हिस्से को 2 बड़े टुकड़ों में काटती है और उसे देती है। यहाँ हम सब जानते हैं, ऐसी स्थितियों में जब माँ नाश्ता देती है तो बच्चे अधिक या कम मात्रा में होने के बारे में लड़ते हैं। क्या होता है, माँ ने बराबर मात्रा में दिया है, ठीक है, हालांकि एक बच्चे के हाथ में बहुत सारे छोटे टुकड़े हैं। एक बच्चे के हाथ में बहुत सारे छोटे टुकड़े होते हैं और दूसरे के हाथ में 2 बड़े टुकड़े होते हैं। क्या इसका मतलब है कि उन्हें अलग या असमान मात्रा मिली है? क्या इसका मतलब है कि किसी को फल का अधिक हिस्सा मिला और दूसरे को कम? नहीं ना। एक फल को दोनों बच्चों में समान भागों में विभाजित किया गया है। हालांकि एक बच्चा सोचता है कि मेरे पास बड़ा टुकड़ा है, इसलिए मेरे पास अधिक मात्रा है, और दूसरा सोचता है कि इसके कई टुकड़े हैं और इसके लिए इसकी मात्रा अधिक है। तो हम इसे ही संरक्षण कहते हैं, क्योंकि बच्चों को अभी तक मात्रा की अवधारणा के बारे में पता नहीं है। यह समग्रता में संरक्षण की अवधारणा है। अब मैं आपको दिखाती हूँ संरक्षण के प्रयोग कैसे करते हैं। कुछ TLM लेते हैं। बच्चे इस मात्रा के बारे में सोचते हैं कि यह अधिक है और ये कम है। यह कैसे स्पष्ट करेंगे? आइए हम एक को दूसरे से जोड़ें और पिछले वाले की तरह जांच करें, जैसा हमने पहले किया था। इस समूह से एक को दूसरे समूह से एक के सामने रखें। यहाँ देखिए, मैं किसी क्लिप के साथ दूसरी क्लिप की जोड़ी नहीं बना रही। मैं अलग अलग चीजों को एक दूसरे के साथ मिला रही हूँ, समान वस्तुओं को एक साथ नहीं। इसके बजाय इन सभी को सामूहिक रूप से वस्तु माना जाता है। जब उन्हें इस तरीके से व्यवस्थित किया जाता है तो इस समूह में इस समूह के मुकाबले कम वस्तुएं हैं। पर बच्चों ने पहले क्या सोचा था? उन्हें लगा था ये समूह अधिक है क्योंकि ये समूह दिखने में बड़ा है, इसने ज्यादा जगह ली। पर अब वे समझे हैं कि इसमें ज्यादा मात्रा है। एक और पहलू है, हमने इन सभी चीजों को एकत्रित रूप से वस्तु माना है। हमने इसे क्लिप ऐसा निर्देशित नहीं किया। इस समूह में एक क्लिप
और इस समूह में ज्यादा क्लिप, इसका अर्थ ये नहीं कि इस समूह में ज्यादा वस्तुएं हैं या वर्क काउंटर इस समूह में ज्यादा है या इस समूह में कम। ये अवधारणा नहीं है। हम इन सभी को वस्तुएं मान रहे हैं। इसी को मात्रा का संरक्षण कहते हैं। अभी हमने जो अवधारणा सीखी, इसे हम गिनती सीखने के बाद दोहरा सकते हैं और उनको याद दिलाएंगे, ताकि बच्चे गिनती करेंगे और तुलना कर सकेंगे और देख सकेंगे कि कौन सी संख्या अधिक है और कौन सी कम। उदाहरण के लिए, पहले हमने तुलना की थी गेंदों की बल्लों से। उसमें भी कितनी वस्तुएं हैं, वस्तुओं की कुल संख्या क्या है, इसकी हमने तुलना की थी। इसे मात्रा के संरक्षण के भाग के रूप में पूछा जा सकता है। बच्चों को ये सिखाने के बाद ये सारी अवधारणाएं उन्होंने तुलना की और विश्लेषण किया कि किस में ज्यादा है, कितना ज्यादा है। माँ ने मुझे चॉकलेट दी, उसने मेरे भाई को भी चॉकलेट दी, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे भाई के पास ज्यादा है। माँ ने उसे कितनी दी? क्या करना चाहिए? गिनती सीखनी पड़ती है। अब ये कैसे करेंगे, देखते हैं। गिनती गानों से भी सीख सकते हैं। छोटे बच्चे जो कक्षा 1 और 2 में है, हम उनसे गाना गवाते हैं, एक्शन गाने। वे नृत्य, खेल और गायन से सीखते हैं, जैसे हम बचपन में गाते थे। हर प्रादेशिक भाषा में गिनती के लिए बाल गीत होते हैं। जैसे अंग्रेजी में है 1 2 बकल माई शू, जो हम लंबे समय से गाते आ रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, बच्चों को नियमित रूप से अभ्यास करना पड़ता है, ताकि वो संख्या और अंक अनुक्रम में हमें बता सके। इसका मतलब अंक 1 से 9 तक की एक श्रृंखला, जहां 1 के बाद 2 और 2 के बाद 3, उन्हें मौखिक रूप से पढ़ाया जाना चाहिए। एक बार वे इसे सीख लेंगे, जब इसकी अच्छी पकड़ प्राप्त करें, तो बाद में मौखिक गिनती के अनुसार वस्तुओं की गिनती कैसे करे, ये सिखाया जा सकता है। नियमित अभ्यास से वे ये जान पाएंगे। अब हम मौखिक गिनती सिखाने के तरीके से बहुत अवगत है। सभी शिक्षकों द्वारा ये सालों से सिखाया जा रहा है। इसके आगे इस पर और जोर देने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बजाय टीएलएम की मदद से, साथ ही मौखिक गिनती के साथ, आइए हम वस्तुओं को गिनने का प्रयास करें। आमतौर पर छोटे बच्चों को शुरुआत में 1 से 5 तक के अंक सिखाए जाते हैं। बाद में 6, 7, 8, 9 अगले चरण में सिखाए जाते हैं। लेकिन आप सभी यह पहले से जानते हैं, मैं एक साथ 1 से 9 तक सिखाऊंगी और मौखिक कहूंगी भी। आप कक्षा में पढ़ाने के लिए अपनी सुविधा से तरीका चुनें। अब हम कुछ वर्क काउंटर लेंगे और बच्चों से पूछेंगे कि आप तो गिनती जानते हैं। मैं हर एक वर्क काउंटर एक एक करके रखूंगी और आपको अंक गिनने हैं और मुझे बताना है, ठीक है? तो हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7। अब बताओ, हम किस अंक पे रुके थे? 7, है ना? 1 2 3 4 5 6 7। हम 7 पे रुके। इसका मतलब यहाँ 7 वर्क काउंटर है। कितने हैं? बहुत अच्छे, यहाँ 7 है, ठीक है? आपने अनुक्रम में गिनना शुरू किया और आप गिनते रहे, तो किस अंक पे आप रुके? आपके पास उतने अंक यहाँ है। यहाँ कुछ पीले क्यूब्स है। क्या आप मुझे गिनने में मदद करोगे? आपने सीखा है ना? चलो यहाँ 1 से 9 तक गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। बहुत अच्छे। यहाँ कितने हैं? यहाँ
9 पीले क्यूब्स है। बहुत अच्छे। इसी तरह बच्चों को बुलाकर संख्या माला का उपयोग करके गिनती सिखाएं। एक लड़का एक छोर को पकड़े रखे और एक लड़की दूसरे छोर को पकड़े। वे कहाँ से गिनती शुरू कर सकते हैं? यहाँ से शुरू करना जरूरी नहीं है। अगर उन्हें लाल मन के पसंद है तो यहाँ से, ये शुरुआती बिंदु है, यहाँ से वे गिनना शुरू कर सकते हैं। क्या हम कुछ मनकों की गिनती कर सकते हैं? हमें इस पैच में गिनती करनी है। मनके सरकाने के लिए कुछ जगह बनाते हैं। अब बोलो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितने हैं हमारे पास? तो 7 मनके हैं हमारे पास। अब निरीक्षण करें, जहां से हमने शुरू किया था वहीं से गिनती शुरू करें। हम यहाँ से शुरू कर सकते हैं या तो हम इस ओर से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन हम बीच से गिनना शुरू नहीं कर सकते क्योंकि यह गलत होगा। तो उन्हें एक श्रृंखला में गिनना होगा जहां से उन्होंने शुरू किया है। गिनती करते वक्त बच्चे जो शुरुआती सामान्य गलतियां करते हैं वो यह है कि अनुक्रम में गिनना नहीं जानते। 1, 2, 3, 4, 7, 9। ये होता है क्योंकि वे बहुत छोटे हैं और हम उन्हें कुछ बहुत नया सिखा रहे हैं। हमने बचपन में सीखा था तो हम अच्छी तरह से वाकिफ है, लेकिन क्या ये गलत नहीं कि हम बच्चों से वैसे ही उम्मीद करें? हमें बच्चों को बहुत सारे अवसर देने होंगे इन गानों को याद करने के लिए। गाकर सीखने की विधि का आराम से अभ्यास करना होगा, स्थिरता से, आवश्यक गलतियां सुधार कर। उन्हें बार बार गाने को कहें। इन्हें 1 से 9 तक अंक कहने को प्रोत्साहित करें ताकि वो सहजता पाएंगे और गिनती करने के लिए प्रोत्साहित करें। इसीलिए 1 से 5 तक सीखना आसान है, तो 1 से 5 से गिनना सिखाएं, फिर धीरे से 6 और 7 पर आगे बढ़े। ऐसे ही उन्हें एक के बाद एक सिखाएं। यहाँ एक और गलती हो सकती है, मैं उसको दिखाती हूँ, निरीक्षण करें। ये सही है या गलत है? मैं इनको गिनूंगी। यहाँ कितने वर्ग काउंटर हैं? अब उत्सुकता से देखें जब मैं गिनती हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6। बच्चे अक्सर ऐसा करते हैं ना? उनके अनुसार यह 6 वर्ग काउंटर का समूह है। यहाँ क्या हुआ? उन्होंने मौखिक रूप से क्या कहा और उन्होंने हाथ कैसे चलाए, इसका कोई संबंध नहीं है। आपस में कुछ मेल नहीं है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब मैं 1 कहती हूँ तो उन्हें सिर्फ 1 वर्ग काउंटर को छूना है, सिर्फ 1। जब मैं अगला अंक गिनती हूँ, नंबर 2, तभी उन्हें अगला वर्ग काउंटर छूना है। जब तक मैं 3 ना कहूँ, उन्हें कुछ भी छूना नहीं है। जब मैं 3 कहूँ, तभी उन्हें काउंटर छूना है। 1 के बाद 1, मुंह से गिनती करते करते, अंक कहते कहते उन्हें काउंटर को छूना है। बच्चे अक्सर ऐसी भोली सी सामान्य गलती कर देते हैं। हम सब ने ये देखा है, तो उन्हें हमें संयम से सिखाना होगा। अब दोबारा हम धीरे से गिनेंगे। 1, रुके। 2, जब तक मैं ना बोलूं हाथ ना लगाएं। 3, 4, रुको, धीरे से। मैं फिर कहूंगी 5। इस तरीके से उन्हें सिखाना है, फिर वो समझेंगे। जब शिक्षिकाएं बताती है तभी मुझे काउंटर छूना है। ऐसे हम जब वस्तुओं या टीएलएम से करते हैं, वो अच्छी तरीके से समझेंगे और कर पाएंगे। एक और सामान्य गलती होती है, अब मैं इन टीएलएम के साथ बताऊंगी। यहाँ थोड़े क्यूब्स लेते हैं,
अभी मैं बच्चों को ये गिनने के लिए कहूंगी। आप सब गिनना जानते हैं ना? आप 1 से 9 तक गिन सकते हैं, है ना? तो अब ये गिनिए। अब बच्चा क्या करेगा? अब इन्हें ऐसे रखे। बच्चा शायद ऐसा गिनेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कितने सारे हैं? यहाँ तो 8 है। क्या ये 8 है? नहीं, है ना? यहाँ बच्चे ने क्या किया? उसने गिनना कहीं से शुरू किया, पर कहाँ रुकना है उसे पता नहीं चला। ना शुरुआत ना अंत। वो ये नहीं जानता कि शुरुआत कहाँ है और अंत कहाँ है। उसने जहाँ से शुरू किया वहीं उसे आके खत्म करना है ना? पर उसके बजाय उसने गिनती की 1, 2, 3, 4, 5, 6, किसी भी क्रम में, यहाँ वहां से। बच्चे अक्सर ऐसी गलती कर देते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? जब तक वो अच्छी तरह समझ नहीं पाते, तब तक इन वस्तुओं को एक लाइन में रखें, तो उन्हें यहाँ से शुरू करके यहाँ खत्म करने को कहें। अगर चीजें ऐसी वैसी भी पड़ी हो, तो पहले उन्हें एक लाइन में रखने को कहें, तब बच्चे को पता चलेगा और वो गिन सकेगा। 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ 5 क्यूब्स है। पर इसकी आदत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसा नहीं होता। जब हमें कोई ढेर सारी चॉकलेट देता है, तो हम ये नहीं कह सकते कि मैं अगर लाइन में हो तब भी गिन सकता हूँ। इसीलिए जब बच्चों में विश्वास पैदा होता है, तब वो गड़बड़ नहीं करते। तब आप बच्चे को पहला गिना हुआ याद रखने को कह सकते हैं और फिर सिर्फ एक बार ही छूना है। हर एक को छूने के बाद दोबारा न छुए। अब आपने इसको छुआ है। 1, 2, 3, 4, 5। ना, इसे दोबारा न छुए। आपने इसे पहले ही छुआ था। ये 5 है। हमारे पास 5 क्यूब्स है। इस तरह से उनकी प्रत्येक गलती का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करके उनकी गलती सुधारे। इससे उनके गणित सीखने की प्रक्रिया में मदद होगी। मुझे विश्वास है आप सब करेंगे। हमने बच्चों को गिनना और अनुक्रमिक संख्या का पाठ पढ़ाया है। गणितीय परिचय का ये पहला चरण है, सीखने का पहला चरण है। सो उन्हें इसमें प्रावीण्य हासिल करना है, इसलिए इसे सिखाते समय पर्याप्त मात्रा में समय देना होगा और सुनिश्चित करें कि बच्चे सीखने की प्रक्रिया का आनंद ले रहे हैं। मजे से सीखने दो। आपको और बच्चों को शुभकामनाएं।